मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। टिल द टाइम आई वाज 40 आई नेवर हर्ड द टर्म एवोकाडो। एवोकाडो क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज इट इज ओनली फ्रूट विच हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज। एवोकाडो के पकोड़े देखे उस दिन मैंने कहीं। तो आपका मतलब इंडिया में डिफरेंट अप्लाई होता है, अमेरिका में डिफरेंट अप्लाई होता है। उनका कल्चर है खाने के साथ पीना, हमारा कल्चर है खाने के साथ कुछ नहीं पीना। न्यूट्रिशन पे ध्यान देने का मतलब व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। हम हेल्थ को कैसे देखते हैं? स्टेयर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, व्हाट अबाउट ईटिंग? वेजिटेरियन आदमी को यूरिक एसिड हाई होने का इम्पॉसिबल। वो हमारा जो शरीर है उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान है, कार्ब से इतना नहीं है कि जो आप चीनी खाते हो वो भी वही फ्रुक्टोज है जो आपके फ्रूट में होती है। जो फ्रूट में शुगर है और जो हम व्हाइट शुगर खाते हैं वो सेम है। हाँ, और कहते हैं शुगर फ्री में वो कुछ सैक्रीन होता है, कुछ होता है, वो हड्डियों को गलाता है। इसको प्रोपोगेट करने वाले हैं कीटो कम्युनिटी। जेनेटिकली मुझे अपने रीजन का खाना ही ज्यादा सूट करता है। कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता सबके लिए। एनीथिंग इन फूड इन एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। एक चम्मच वे में जितना प्रोटीन है आपको 250-300 ग्राम चने खाने पड़ेंगे। अच्छा, पीपल आर स्केयर्ड कि यार मेरे फैमिली में तो हार्ट अटैक्स है, मेरी फैमिली में कैंसर है, तो एम आई लायबल टू गेट दैट? दिस इज बुलशिट। रामबाण का नाम तो आप सबने सुना होगा। अब आपने नॉर्मली रामबाण क्या सुना है कि किसी चीज का एक ऐसा बाण हो जिससे सारा सोल्यूशन निकल जाए, इसीलिए उसको रामबाण कहते हैं। तो हमारे साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके चैनल का नाम रामबाण है। और वो रामबाण क्यों है? क्योंकि वो एक हेल्थ रिसर्चर हैं और एक फूड साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपना जीवन फूड को और हेल्थ को स्टडी करने में और बहुत सारे अन्य लोगों को ट्रेन करने में दिया है। अब ये पॉडकास्ट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। मैं अब 51 साल का होने वाला हूँ और मैंने काफ़ी हेल्थ में अपना समय बिताया है। टिल द टाइम आई वाज 40 आई नेवर हर्ड द टर्म एवोकाडो। अब कहते हैं एवोकाडो सुपर फूड है। तो उससे पहले के हम कभी सुपर फूड मतलब हम सुपरमैन बने ही नहीं, हमारे अंदर कोई सुपर फूड गया ही नहीं, हमने कभी बॉडी बनाई नहीं। मैं कंफ्यूजन में हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे कंफ्यूजन और सवाल जो आपके भी हो सकते हैं, उसके साथ हमने बुलाया है उमेश शिकारा जी को, जो हमारे साथ बात करेंगे बहुत सारी हेल्थ मिथ्स के ऊपर। और बहुत यूजफुल है ये पॉडकास्ट आपके हेल्थ के लिए और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो वेलकम उमेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर द इनवाइट। तो पहली चीज तो आप ये बताइए कि रामबाण क्यों रखा आपने अपने चैनल का नाम? ये जैसे आपने बोला कि हेल्थ एक ऐसा डोमेन है जिसमें एक कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता सबके लिए। तो हो सकता है अच्छा, कि हो ही नहीं सकता? नहीं, हो ही ये नहीं मुझे सकता। लगा रामबाण तो एक ही नहीं, सॉल्यूशन है। एक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप एक फैमिली में हैं, आपको क्या सूट करता है, आपके ब्रदर को क्या सूट करता है। एंड देयर हैव बीन रिसर्चेस, सेवरल रिसर्चेस, ट्विन स्टडीज बोलते हैं, जहाँ पे ट्विन्स को स्टडी किया गया। और वो इसलिए स्टडी किया गया कि जीन्स की मिथ को हटाने के लिए। कभी जेनेटिक्स डू नॉट डिक्टेट योर लाइफ, जीन्स प्ले अ सर्टेन रोल बट दे डू नॉट डिक्टेट इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विन्स स्टडी किए, किसी स्टडी में 400 किए, किसी में हज़ारों किए, और उसमें ये निकल के आया कि इंटरेस्टिंगली कि उनका तो कुछ भी नहीं मिलता है। इवेंचुअली व्हेन दे हैव ग्रोन ओल्डर टू बी 40-50 ईयर्स ओल्ड, एक ओबीज है, एक स्पोर्ट्समैन है, एक का मसल मास बहुत ज़्यादा है, एक का कम है, एक को कोई डायबिटिक है, एक नहीं है। सो असेंशली शोइंग कि ये एक सोल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता विच कुड बी यूनिवर्सल। एनीथिंग इन फूड इन एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। आप मोस्ट न्यूट्रिशन फूड ले लो वर्ल्ड का, हमारा मिल्क, आलमंड, कुछ भी ले लो, और उसके बारे में आप रिसर्च करो कि मैं अगर ज़्यादा खाऊंगा तो क्या होगा, तो 70 प्रॉब्लम्स होंगी उससे भी। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। तो ऐसे में कोई रामबाण हो ही नहीं सकता। अब ये सवाल उठता है कि मैंने अपने चैनल का नाम रामबाण क्यों रखा? तो रामबाण है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी हेल्थ को डिक्टेट कर सकते हो, आप अपने बच्चों की हेल्थ को डिक्टेट कर सकते हो, अपनी फैमिली की हेल्थ के, अपने पेरेंट्स की हेल्थ को डिक्टेट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज देयर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट टू योर्स। व्हाई? बिकॉज योर लाइफ इज डिफरेंट देन देयर्स, पीरियड।
आपकी हाइट कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आप दिनचर्या में क्या करते हैं, आप हो सकता है बचपन से सेम खाना खाते आए हों, ये हम जीन्स के सब्जेक्ट में कवर करेंगे। बट थिंक ऑफ इट लाइक पीपल आर स्केयर्ड कि यार मेरे फैमिली में तो हार्ट अटैक्स हैं एंड आई एम वरीड अबाउट इट, पीपल हैव कम टू मी विद दैट, मेरी फैमिली में कैंसर है, लाइक माई मदर साइड को में है किसी को और, तो एम आई लाइबल टू गेट दैट? द आंसर इज नो. The answer is the same environment. So the answer is environment. अगर आपका environment same है, अगर आपके grandfather ने वही खाया जो आपके father ने खाया, आप वही खा रहे हैं जो आपके father ने खाया, और same environment है, तो it is in all likelihood you may get the same disease, whatever it could be. It could be cancer, it could be heart attack. But अगर आपने environment change कर लिया टाइम के हिसाब से, बिकॉज व्हाट आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू, Environment से आपका मतलब हुआ? हाँ, व्हाट आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू इज नॉट पॉसिबल टुडे. पर मैं क्या करता हूँ, हम नॉर्मल हेल्थ मिथ्स में क्या करते हैं कि हम दो चीज़ तो ले लेंगे कि हमारे दादा ने दादी ने क्या बताया, आयुर्वेदा क्या कहता है, 8 चीज़ ले लेंगे अमेरिका क्या कहता है, और 4 चीज़ ले लेंगे किसी एक्सपर्ट की. अब उनको सबको मिक्स कर देते हैं. नो, दैट्स नॉट हाउ यू इंडिविजुअलाइज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज थिंग. और इसीलिए मुझे लगा कि इस फील्ड में नॉलेज जो है वो रामबाण बन सकती है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरा पास जो भी क्लाइंट आता है, वेदर इट इज़ फॉर एनी रीज़न, कोई वेट लॉस करने आ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल इशू है, डायबिटिक है, कोई एथलीट है, बायोमैकेनिक्स के लिए, एनीबडी, इफ़ आई मैनेज टू कन्विंस देम, नंबर 1 ऑन द प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मेरा काम खत्म. उसके बाद जो मैं फॉलो करता हूं उनको 100% लगता है. तो कन्विक्शन होना, वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा? अभी हम आधे कन्विंस्ड हैं कि किसी हेल्थ इन्फ्लुएंसर को सुना कि इस टाइम पे आंवला खा लो तो ये हो जाएगा. तो वी आर पार्टली कंफ्यूज, पार्टली कन्विंस्ड कि चल यार खा के देख लेते हैं. अब वो खा के देखोगे कैसे? हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक दैट. हो सकता है किसी कोई और कुछ और हो रहा हो आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली. तो देयरफॉर आई in my podcast channel, and that's why I have not invited guests in it. The purpose is कि मैं जितनी एजुकेशन दे पाऊँ लोगों को, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइंस को साधारण शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में, हमारी, वेस्टर्नर्स की नहीं, हमारी. ये डिफरेंस बताओ जरा. आप बोल रहे हो वेस्टर्नर्स के लिए नहीं हमारी. व्हाट डू यू मीन टू से कि वेस्टर्नर्स को कुछ और चीज काम आएगी और हमारे को कुछ और? नहीं, बेसिक एजुकेशन सेम है, पर वेस्टर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है खाने की और हमारी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कैलोरी इन कैलोरी आउट, सिंपल कॉन्सेप्ट. नाउ इन वेस्ट, इन अमेरिका इट वर्क्स, बिकॉज आप क्या कैलोरी खा रहे हैं? आप स्टेक ले रहे हैं, आपको पता है कितनी कैलोरीज है. आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, आपको पता है कितनी है. बर्गर खा रहे हो, ब्रेड में कितनी है. कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसके साथ कितनी है. इंडिया में किसी चीज में जब आपने तड़का लगा दिया तो भगवान ही जानता है उसमें कैलोरी कितनी है. वाई? आई टेल यू, आई गिव यू स्पेसिफिक एग्जांपल. आप अपनी फेवरेट दाल लो या फेवरेट सब्जी लो, उसको उबालो, उसके अंदर हल्दी डालो और नमक डालो और उसको पी जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा वो शरीर में कहाँ गई. और मैं उतनी बड़ी कटोरी आपको तड़का लगा के दूंगा तो आपको पसीने आ जाएंगे खाने में उसको. You will actually feel full. Why? Because now it has become calorie dense. And now calorie dense is a definition which means कि आपने same calories के अंदर आपने food को इतना dense कर दिया कि now it requires lot of time to filter through your GI tract. जो भी हमारा digestion का process है. Stomach will take time. Stomach will line up the GI tract. Now GI tract will take half an hour, 1 hour, 2 hours to process that kind of meal. जितनी dense meal उतना ही ज़्यादा टाइम हमें लगता है. कैलोरी डेंस फूड का माने ये है कि आपने जो खाने के अंदर हमने जो भी तड़का लगाया, मसाला डाला, चाहे आप कम मसाला खाते हैं, डजंट मैटर, आपने उस खाने को डेंस कर दिया, माने हैवी कर दिया. अब उसको पचने में टाइम लगता है. नंबर 1. नंबर 2, आप कैलोरीज आप काउंट करेंगे तो मेरे को कोई अमेरिकन साइंटिस्ट कभी विश्वास नहीं करता, इस बात पे कभी डिस्कशन होता है तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अपनी माँ की कैलोरीज गिनना शुरू करूँ जो कि उनकी 20 साल से सेम है,
क्योंकि हमारे यहाँ मंचिंग का शौक नहीं है, हमारे यहाँ चिप्स के पैकेट नहीं खाते हैं हम बड़े लोग, या कोई और खाना स्नैक नहीं खाते हैं। तो आप हैरान हो जाओगे कि वो कैलोरी, अगर मैं आपके कैलोरी मीटर से चलूं कि दाल में इतनी, आटे में इतनी, तेल इतना, तो वो तो 1000 भी नहीं बनती टोटल। तो वो कैसे जी रही हैं फिर हेल एंड हार्टी? तो वही मैं कह रहा हूं कि कैलोरीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इससे दूर रहता हूं। आई बिलीव इन इट, इट्स अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑफ कोर्स आपके हिसाब से कितनी कैलोरी खा रही है वो? मेरे हिसाब से 1100 कैलोरीज खा रही हैं। तो मैंने जब ज़्यादा किया, उनकी कैलोरीज को बढ़ाया, तो ऑफ कोर्स उनका रिएक्शन था थोड़ा सा कि ब्लोटिंग हुई, पर फिर मैंने उसको कहीं एक डाउन साइज करके कहीं एक लेवल पे ले आया, थोड़ी सी बढ़ाई मैंने। मैं कहीं बढ़ाना पड़ेगा आपको एज के साथ, यू कैन नॉट लिव विद दोज कैलोरीज। तो कैलोरी कम खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, कैलोरी ज़्यादा खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपका ऑप्टिमल लेवल प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, वो 100-200 ऊपर नीचे रह सकता है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो इसलिए कैलोरी इन और कैलोरी आउट का कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उन कैलोरीज के साथ इज़ वेरी 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 डिफरेंट। तो आपका मतलब इंडिया में डिफरेंट अप्लाई होता है, अमेरिका में डिफरेंट अप्लाई होता नहीं, अमेरिका में क्यों वो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अमेरिका में सीधा सा सिस्टम है कि वो लोग एक तो उसे सोडा बोलते हैं, हम है? कोल्ड ड्रिंक Limited बोलते number हैं। of foods हैं। हाँ, लिमिटेड फूड्स हैं, और वो सोडा या कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। उनका कल्चर है खाने के साथ पीना, हमारा कल्चर है खाने के साथ कुछ नहीं पीना, बहुत उल्टा है। तो ये लगा लो कि हम 300 या 400 कैलोरीज तो वैसे ही शॉर्ट है उनसे हर मील में। अच्छा, क्योंकि आप नॉर्मल कैलोरी कैलकुलेट कर लेना रोटी और दाल की और सैलेड की या दही की, आप 250-300 नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर एक मील 300 है तो 3 मील 900 हो गई, चौथी पे ऐड कर लो 1200 हो गई, तो 2000 कहाँ से बन रही है हमारी? अगर सिर्फ सब्जी दाल रोटी और जो भी रोटी आप खाओ। खा रहे हो, आप चाय ले लो, चलो 20 और ऐड कर लो, आपने बिस्किट खा लिया 20 और ऐड कर लो, नहीं बन पाएंगी। मैंने पूरे सब हिसाब किताब लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका खाना जिस तरह से आपका प्लेटर है, दैट एक्चुअली इन अ वे डायरेक्ट्स यू इन दैट डायरेक्शन कि आप कितना खाना खाते हैं और कितना आपके लिए ऑप्टिमल है। तो बनिस्बत के कैलोरी पे ध्यान देने का हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रिशन पे ध्यान देने का मतलब व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? यस, एंड स्पेशली द प्लेटर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो मेरे को देखने को मिली है, इवन इन एथलेटिक पॉपुलेशन, आपने भी देखा होगा, नाम नहीं ड्रॉप करूंगा मैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे आर हैवी एंड दे स्टे हैवी फॉर ईयर्स, डेकेड्स। क्यों? कोई पतला नहीं कर पा रहा उनको। द रीजन बीइंग दैट व्हेनेवर दे ट्राइड टू स्लिम डाउन विद डाइट, इट डिडंट सूट देम बिकॉज दे फेल्ट हंग्रियर मोर, they will eat something else. Because the diet they are following is not according to the Indian palate. No, they may be following the Indian palate diet and lot of athletes eat Indian food, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पतले नहीं हो पा रहे हैं, उसका कुछ और कारण है। We'll dive into it deeper later जब वो आएगा सब्जेक्ट, बट कारण कुछ और है, वो कैलोरीज कारण नहीं है। अच्छा, If you look at those athletes, what you would say कि यार ये बहुत ज्यादा खाता होगा, but then you look at a lean athlete and you say ये कम खाता होगा, और उल्टा होता है, लीन एथलीट इज ईटिंग मोर देन द गाय हु इज फैट। दे प्ले द सेम गेम। तो वो अलग है, उनका मेटाबॉलिक मशीनरी अलग है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग है, उनका प्रोसेसिंग अलग है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट वन सोल्यूशन फॉर एनीबडी एंड यू हैव टू थिंक होलिस्टिकली इन इट। अब होलिस्टिकनेस में आपकी ट्रेनिंग भी आती है, आपका खाना भी आता है, माइंड भी आता है, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी आती है, आपकी एग्जिस्टिंग ब्लड रिपोर्ट भी आती है कि अभी क्या कह रही है आपके अंदर की इंटरनल मशीन। इन चारों चीजों को ब्रेक करते हैं। मैं होलिस्टिकनेस को समझाना चाहता हूँ के अंदर आपने 4 चीजें बोली। हाँ, कि मेरे लिए होलिस्टिकनेस क्या है कि आप जनरल अगर आप आइडिया लेंगे, किसी को भी बोलेंगे यार आई वॉन्ट टू बी होलिस्टिक इन लाइफ, तो जनरल परसेप्शन इज कि यार मैं पहाड़ पे बैठा हूँ, आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा हूँ। बट होलिस्टिकनेस इज नॉट दैट। होलिस्टिकनेस इज लुकिंग एट समथिंग एज अ होल। दैट्स होलिस्टिक, दैट्स द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक। सो व्हेन यू लिटरली गो डाउन टू द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक, यू विल से कि यार हेल्थ में होलिस्टिक क्या होती है, तो एज अ होल। अब जब एज अ होल देखते हो तो दिस इज हाउ आई डिवाइड। सो नंबर 1 इज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। So if you have to tick, let's say I say कि आप अपनी हेल्थ के मार्कर्स को टिक करो, तो आप कहते हैं यार कौन से मार्कर हैं, तो मैंने कहा होलिस्टिकली सोचते हैं कौन से उसमें आपने बोला कार्डियोवैस्कुलर है, तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर है। उसमें क्या क्या? उसमें हार्ट आ गया आपका स्ट्रेट अवे। हार्ट इज
वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और चूंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसलिए हार्ट यंग एज में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यंग भी हो रहे हैं, एथलेटिक पॉपुलेशन को भी आ रहा है। सेकंड आ गया आपका मेटाबॉलिक मशीनरी। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, जो भी इश्यूज है, फैटी लीवर, वो मेटाबॉलिक मशीनरी है। थर्ड इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, माने आपको कहीं पेन तो नहीं है फिजिकली, एनाटॉमिकली, कहीं आपका कहीं ऐसा परसिस्टेंट पेन तो नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल इज़ वेरी कॉमन। लाइकवाइज लोअर बैक पेन है, इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी फैमिली देयर इज़ वन गाय विल हैव लोअर बैक पेन। तो अगर आपने इन चारों को टिक कर दिया, और चौथा इज माइंड। ओके। तो अगर आपने चारों को टिक कर दिया तो आप हेल्दी हैं। अगर आपने मस्कुलोस्केलेटल को सिर्फ टिक किया तो हम देख रहे हैं कि पहलवानों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं, और मुझे इस पे थोड़ी हंसी आती है जब वो ये कहते हैं यार वो बहुत हेल्दी था। मैंने कहा जब था ही हो गया 35 साल में तो वो हेल्दी कहाँ से होगा? तो इसको एक बार ब्रेक डाउन करोगे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हमें क्या देखना चाहिए और वो होता क्या है और हमें क्या देखना चाहिए और हमें क्या खाने में ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, चलो आप कार्डियोवैस्कुलर को समझते हैं। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब है आपकी हार्ट हेल्थ। अब होता क्या है कि एक दो पॉपुलेशंस लेते हैं। एक तो जो यंग में आ रहा है उनका कहानी कुछ और है, जो ओल्ड एज में आता है उसकी कहानी कुछ यंग और और है। ओल्ड को ब्रेक करो, क्या कितनी एज जैसे एज ब्रैकेट? हाँ भाई, यंग माने आपका 40 साल से पहले, और ओल्ड माने वही 40-50 के बाद आप ठीक यू है। स्टार्ट गेटिंग ओल्डर। एक्चुअली में 60 के बाद होता है, बट हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है, आई वुड लाइक टू से कि 50 के बाद यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस। तो अब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का मतलब ये है कि सिंपल टर्म्स में मैं और आपका कौन सा फ्लोर है? सिक्स्थ है। हम नीचे से चले कि आज पैदल चलते हैं, ऊपर स्टेयर से चलते हैं, आप आए ऊपर, हम चढ़े, हमारा आउट ऑफ ब्रेथ हो गया नेचुरली, क्योंकि इतना इतना चढ़ के आए हैं। नाउ आई मे टेक 20 seconds टू रिकवर दैट ब्रेथ एंड यू मे टेक 2 minutes टू रिकवर दैट ब्रेथ। जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतनी हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वीक है। तो उसको हम देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स हैं VO2 मैक्स वगैरह, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर टेस्टिंग में आ जाता है। बट जनरल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का मतलब ये है कि आपको जितना सांस लेने की ज़रूरत है जिस काम में, आप उतना ही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आर्टरी ब्लॉकेज की एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज़ प्रोबेबली 85% of the heart attacks come because of the this vascular disease is called atherosclerosis, right? तो वो आर्टरी ब्लॉकेज होती है। अब वो आर्टरी ब्लॉकेज क्यों हो रही है? खाने से हो रही है। ये बताइए कौन से खाने से हो रही है? तो ये आपको पता है, मेरे आसपास भी बहुत सारे यंग लोग चले गए, अंडर 40 और अर्ली 40 और सम तो अंडर 30 एज वेल, एंड रीज़न दिया गया आर्टरी ब्लॉकेज या ये। मेरा भी अभी एक रीसेंट फ्रेंड है, मेरे कॉलेज का बैचमेट, आई एम 51, तो उसको पता नहीं कुछ हुआ और वो वैसे ही गया बस नॉर्मल चेकअप कराने के लिए। तो ही वॉज टोल्ड दैट हिज आर्टरी इज 70% ब्लॉक्ड। तो उसको 3 स्टंट लगे। तो अब उसका कुछ और कारण हो सकता है कि किस वजह से हुआ, बट कुछ लोगों का तो कारण ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम फिट थे, मैं तो साइकिलिंग करता था 1 घंटा 1.5 घंटा। मेरा एक फ्रेंड था, यूज्ड टू बी सुपर फिट गाय, एंड देन ही गॉट अ हार्ट अटैक एट व्हाटएवर 45, 46 और 47। तो इसका रीज़न बताइए क्यों हो रही है? इसका रीज़न ये है सर कि जो हम, फिर वही होलिस्टिकनेस पे बात आती है, हम हेल्थ को कैसे देखते हैं। आप हेल्थ को कैसे देखते हैं? वेट, कि वेट कितना है, मैं मोटा नहीं हूँ। दूसरा मस्कुलैरिटी, कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मेरी मसल्स बड़ी हैं, तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ। अब उसमें कार्डियोवैस्कुलर तो आया ही नहीं, हार्ट हेल्थ तो चेक की ही नहीं, क्योंकि आपको तो ये बोला गया है कि आप रोज़ जिम करो, भागो कब? तो ट्रेडमिल है वहाँ पे रखी हुई जिम में, पर ट्रेडमिल आहिस्ता आहिस्ता करके लोग नहीं करते हैं, वो दे जस्ट यूज़ इट फॉर वॉकिंग। अब खाने के अंदर हमारे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जिनका एक टेंडेंसी होती है ब्लॉक करने की आर्टरी को, लेट्स पुट इट दिस वे। अब वो पहले मानते थे टोटल कोलेस्ट्रॉल बुरा है, अब वो फिलॉसफी ख़त्म हो गई है। फिर मानते थे LDL कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड, वो फिलॉसफी भी अब जाती जा रही है। नाउ कम्स even smaller particles which are more found in LDL but other cholesterol molecules as well, which is ApoB। अगर आपको ApoB हाई है तो इसका मतलब आप टेंडेंसी है आपकी बॉडी की कि आर्टरी ब्लॉकेज हो सकती है। तो आइडिया ये है कि आपके पास एक टेस्टिंग है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बताना चाहूँगा, बिकॉज बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग
सस्पिशन में भी जीते हैं, डर में भी जीते हैं कि यार मेरे को तो नहीं आ जाएगा कभी, इवन दो यू आर हेल्दी डजंट मैटर नाउ। तो उसके लिए एक सीटी एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है। मैं करा चुका हूँ। हाँ, तो वेरी गुड। तो उसमें अगर आपका कोई भी ब्लॉकेज ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है, उसके पार्टिकल्स हैं, मैं इस पे ऊपर ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोग ये टेस्ट कराने से, मेरे एज के, मैंने 3-4 साल पहले कराया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड 0 ब्लॉकेज ना, और मेरे भी वहम हो गया था कि कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। बट आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल माई एज और मे बी यंगर एज वेल, दे आर एवर्स टू, बोलते सीटी एंजियोग्राफी ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है, ये क्यों कराना है? तो ये कराना चाहिए और किस एज पे कराना चाहिए? ये कराना चाहिए वाला तो मैं कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। अगर आप हेल्दी हैं इंटरनली और सब कुछ ठीक है तो आप कुछ भी मत कराइए, सारी ज़िंदगी बिना टेस्ट कराए भी चल सकते हैं। हाँ, वही, दैट इज़ व्हाट आई एम कमिंग टू। आवर बॉडी ऑलवेज गिव्स यू सम काइंड ऑफ हिंट। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं किसी एक एथलीट को, यंग एथलीट को ट्रेन कर रहा था। तो पहले क्लिनिक में करता था, तो फिर मैं उसको ग्राउंड पे ले गया। तो हमने उस दिन स्पीड वर्क किया एंड आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा यार तुम बहुत जल्दी थक रहे हो, देयर हैज टू बी समथिंग, यू आर वे टू यंग टू बी लाइक दैट। तो मैंने कहा तुम चेक कराओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू आर प्री डायबिटिक और समथिंग, क्योंकि उस यंग एज में क्या पता लगेगा। एंड ही डिडंट कम आउट। क्या एज थी? 20-21-22 साल। 21-22 साल। ओ। तो अब एक तो होता है कि भाई आप थकते हो जब आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, जैसे मैं आपको रनिंग कराने लग जाऊं तो आप थक जाओगे, तो वो एथलीट्स आर यूज्ड टू इट, राइट। तो उनका जल्दी थकना और उनका सांस लेट उतरना मेरे से भी ज़्यादा लेट, आई ट्रेन विद दोज गाइज। तो मेरे को पता लग जाता है, इट्स लाइक आई टेक माइन एज अ बेंचमार्क कि यार अगर मेरे से जल्दी कोई थक रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, एंड ही हैज़ अ स्कोप टू इम्प्रूव। दैट्स हाउ आई लुक एट इट, नॉट लाइक टू से कि भाई उसको प्रॉब्लम ही है, हो सकता है वो वेल ट्रेन ना हो। तो उनके हाई टीजीज निकले, हाई यूरिक एसिड निकला, जिनको मैं मार्कर्स मानता हूँ बहुत सीरियस। ग्लूकोज ठीक था। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने देखा कि, डॉक्टर ने कहा तुम तो डायबिटिक तो नहीं हो, तो ग्लूकोज इज ऑल राइट। अब यूरिक एसिड का कुछ और कारण बताया, हाई टीजीज का पता नहीं क्या कारण बताया कि ये खा लो ये खा लो। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट व्हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैव गॉन अप इन द फर्स्ट प्लेस। आई एम लिटिल इंट्रीग्ड बाय दैट। व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग? उसका मतलब ही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका मतलब ही है कि आपको प्रॉब्लम है। नहीं तो हाई टीजीज 1 मील के बाद तो हो सकते हैं, किसी बाई चांस हो गए, लेकिन आपने अगर रेगुलरली चेक कराया और आपकी दूसरी तीसरी रिपोर्ट में भी उतने ही हाई टीजीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम है। वेदर दैट प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बिकम डायबिटिक और इट मे नॉट बिकम diabetic all life, you still have a big cardiovascular risk, you still have a huge liver problem issue risk, and you are also have risk at other places if those TGs stay high, unless it is a genetic mutation which is a 0.001% case, जिसमें फर्क नहीं पड़ता, वो genetically high रहते हैं। तो there are so many markers, we can dive deeper into it, but I think it is better to understand that cardiovascular health का मतलब है कि आप regardless of आप जिम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा physical movements करनी चाहिए। They are must, because gym is a muscle workout, it's a probably Strength training. हाँ, it's more like a joint kind of a thing कि यार अपर बॉडी कर ली मैंने तो ठीक है मेरा, it's okay, calorie wise you're burning calories, you may get healthier, but you have to do something with your legs as well where you are pumping the heart out maximally. आजकल जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बहुत सारे लोग कराते हैं, जैसे क्रॉसफिट हो गया या और भी बहुत सारे मिक्स वर्क कराते हैं, डज दैट इंक्लूड? Yes, high intensity is directly related to heart health, but the problem with high intensity is something different. आप जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बायोमैकेनिक्स हैं वो ठीक होने चाहिए। इफ़ दे आर बायोमैकेनिक्स माने, आप मान लो आप जंप कर रहे हैं, तो आप जंप कैसे कर रहे हैं, आपकी लैंडिंग कैसे हो रही है पैर पे, आपके नी पे कितना आ रहा है, आपकी नेक किधर है, यू कांट चेक ऑल दोज थिंग्स इन अ ग्रुप क्लास। टेक्निक सही होना चाहिए। अब आप भगा रहे हैं किसी को, तो आप टर्न अराउंड करा रहे हैं, उस टर्न अराउंड में वो कौन सी मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। नाउ
because of which high intensity group classes cannot have contained the same members all through, because people fall out very easily. उनको कहीं ना कहीं पेन आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है. एंड सो हाई इंटेंसिटी टू कंक्लूड इज ब्रिलियंट. उसकी बजाय मैं एक और सोल्यूशन देता हूँ. जो लोग वॉक करते हैं उन्हें ब्रिस्क वॉक करना चाहिए. तो ब्रेक इट अप. बॉडी हमारी एक ऐसी मशीनरी है जो किसी भी चीज़ के अडॉप्ट हो सकती है. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आप और मैं 6 मंजिल चढ़ने में हमारी हालत खराब हो जाएगी. लोग पिट्ठू जो हैं ऊपर लोगों को लेके चढ़ जाते हैं. उनका पेट भी होता है, आपने देखे हो तो खाते उतनी रोटियां जितनी हम खाते हैं, एक जवान आदमी खाते हैं. हाँ, तो वो कैसे कर रहा है? बॉडी गेट्स अडॉप्टेड टू दैट स्ट्रेस. अच्छा. अब आप ये इसी फ्लोर पे आप लिफ्ट लेना बंद कर दो, 5-7 दिन आओगे, 8वें दिन आपको आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं. हाँ. कुछ होगा ही नहीं. व्हाट हैपेंड? योर बॉडी गॉट अडॉप्टेड टू इट. नाउ ट्रांसलेट दैट बॉडी अडॉप्टेशन प्रोसेस इन रियल वर्ल्ड. कि हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं या हमारे ये ऑफिस के लोग हैं क्या करते हैं. भाई मैं वॉक कर रहा हूँ 1 घंटा, ब्रिलियंट, वॉक इज अमेजिंग, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा है. तो वेट कम कैसे होगा? कि जब आपने पहली बार वॉक करना शुरू किया तो आपने 200 कैलोरी बर्न की. जब आप 6 महीने उस वॉक को कर रहे हो तो 200 कैलोरी घट के आपकी 100 आ गई हैं, 110 बर्न कर रहे हो. योर बॉडी गेट्स एफिशिएंट एट इट. ओके. उसको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा है. तो और बॉडी इज मेंट टू टेक स्ट्रेस. इट इज मेड टू, तकलीफ के लिए बनी है. एब्सोल्युटली. आवर फुट, एक साइंटिस्ट ने लिखा था बड़ी अच्छी बात कि पैर के ऊपर कुछ उसकी वो थी, तो आवर फुट नीड्स अ बीटिंग लिटरली. माने आपके पैर अगर ज्यादा नहीं चलते हैं, वॉक नहीं करते, तो डंडा लेके मारो उसे, बिकॉज उसको चाहिए वो चीज. अदरवाइज योर फुट विल गोना गेट कॉम्प्रोमाइज. एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद द नी, एंकल्स, plantar fasciitis. What is this problem? This is the same problem. It's all occurring at the foot. In my point of view, even the back problem is coming from the foot. क्योंकि आदत नहीं है हमारे. these days our shoes are so sophisticated that shoe starts driving the foot. कि आपके शू की बनावट क्या है, वो पैर को चलाएगा, पैर शू को नहीं चला रहा है. जबकि हम पहले अगर आप देखें तो नंगे पैर रहते थे, चप्पलों में रहते थे, जिनके सोल बिल्कुल थिन थी. कोल्हापुरी चप्पल पहन. मैं अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई हील की चीज़ जनरली नहीं पहनता, अनलेस कोई स्पोर्ट्स शू है. मुझे कोई वो भी नहीं, एलर्जी भी नहीं है, बट आई ट्राई टू स्टे बेयर फुट एट होम फॉर एग्जाम्पल. बिकॉज आपके पैर में आर्क्स हैं, सबको पता है. और जिसको हम फ्लैट फुट भी बोलते हैं, जिसके नहीं है तो उसको बोलते हैं फ्लैट फुट है. अब वो आर्क आप सोचिए कि कितना अच्छा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके व्यूअर्स के लिए. ये आर्क है, मान लो आपको मीडियल साइज की, ये पैर है, ये आर्क है. ये थोड़ी ज़्यादा बना दी मैंने, ऐसे है, चल सपोज करो. अब इसके नीचे आपने इतनी सोल पहन ली जूते में. इस आर्क का काम है, ये दबाएगा, आर्क में स्प्रिंगीनेस आएगी और वो उसको आगे फेंकेगा. दैट्स व्हाट आर्क इज फॉर. हाँ, ऐसे. एक आर्क का काम है लैंडिंग, वो लैंड करेगी. दूसरी आर्क का काम आपको पुश करेगा. अब आपने नीचे जूता पहन लिया, जूते में इतनी बड़ी सोल है. हाँ. सोल ऐसे स्कैटर्ड है नीचे. हाँ. तो आग कहाँ से चल रही है? नहीं चल रही. आग तो चल ही नहीं सकते. तो इसीलिए जो आजकल आए हैं उनकी सोल्स भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो हाईटेक शूज आए हैं वो अंदर शेप ऐसी दे देते हैं, अंदर कुछ वो मटेरियल डालते हैं जिसके कारण वो आग ना रोके चलने से. दैट आग इज मस्ट. और हम जो नॉर्मल जूते घर पे पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जो या ज़्यादातर जो ऑफिसेज में पहनते हैं, स्पेशली फॉर्मल शूज, वो तो फ्लैट होते हैं. हाँ, दे आर नॉट, नो, बिकॉज इट हैज अ हील एज वेल. तो वो आपके उसके आँख को नहीं चला रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू फुट और नी फॉर एग्जाम्पल. तो कमिंग बैक टू कार्डियोवास्कुलर, तो 2-3 कैवियाट्स हैं इधर. कि मैं किसी को जनरल इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं दे सकता कि यार आप वॉक करते हो तो जॉग करो. अब क्या पता वो आदमी 100 किलो का है, अब मैं उसे जॉग करने के लिए बोल दूं तो नी खराब हो जाए. दूसरा, अगर वो आदमी ठीक है, उसका वेट ठीक है, तो फिर मैं बोलूं उसको जॉग किया करो 15 मिनट या पार्क में, तो मुझे ये नहीं पता उसका पैर ऐसे पड़ रहा है या ऐसे पड़ रहा है. सो देयर आर सो मेनी कैवियाट्स टू इट. सो देयर कैन नॉट बी वन इंस्ट्रक्शन फॉर एनीबॉडी. द ओनली इंस्ट्रक्शन आई गिव फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इज, इफ यू आर वॉकिंग, add brisk walk to it. In between, go out of breath. Okay. Twice, thrice, 4 times during that walk.
उसके बाद से आराम से वॉक करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नॉर्मल स्पीड रखो जो है, लेकिन उसको वेरिएशन जरूर लाओ। जो लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉग फॉर अ बिट। जो लोग जॉग करते हैं, स्प्रिंट फॉर अ बिट। वो आपको वेरिएशन लानी पड़ेगी अगर आपको आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक करनी है। और जो ये सब नहीं करते और सिर्फ जिम में वेट्स उठाते हैं, उनके लिए तो स्टेयर्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जहां मौका मिले वहां स्टेयर्स पे जाओ, आओ नीचे। डोंट लिफ्ट, यूज द लिफ्ट। मैं यूज नहीं करता कभी। मेट्रो में भी मैं कभी एस्केलेटर यूज नहीं करता। आई ऑलवेज ट्राई टू गो Take the स्ट्रेट अप। stairs. हाँ, टेक द स्टेयर्स ऑलवेज। इट्स अ हैबिट। हम्म। नॉट बिकॉज कि मैं फिट रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो साल में एक बार मेट्रो लेता हूँ। लेकिन बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग एट सम प्लेस, तो जब आप स्टेयर्स लेते हैं तो आप ऐसी ऐसी मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हो विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्दी बीइंग। तो ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये तो हो गई एक्सरसाइजेज। व्हाट अबाउट ईटिंग? ईटिंग आपको ब्लड मार्कर्स में चेक करना पड़ेगा। जो होल एक ब्लड हमारा पैनल आता है, उसके अंदर मेरे हिसाब से 2 या 3 सेलिएंट मार्कर्स हैं जो ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला मैं मानता हूँ ट्राइग्लिसराइड्स 60-70 होने चाहिए। आजकल एवरेज 140-160 है। डेफिनेटली यू हैव अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। योर आर्टरी मे नॉट हैव बीन ब्लॉक्ड Blockage. ऑलरेडी। it may block, may Later. not block at all, doesn't matter, but you have some issue going on. So that is number 1. Number 2, of course, glucose, fasting glucose, ये सबको पता है कि वो कितना रहना चाहिए. Number 3, there is a liver output of uric acid. तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो यूरिक एसिड हम बनाते हैं बॉडी के अंदर। अब वो यूरिक एसिड हाई होने लग जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वेजिटेरियन सोसाइटी के लिए। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, क्योंकि यूरिक एसिड हाई किससे होगा? यूरिक एसिड हाई मीट से होता है। इंटरेस्टिंगली यूरिक एसिड हाई अल्कोहल कंजम्पशन से होता है। मेरी मदर को है जो वेजिटेरियन और नॉन अल्कोहलिक है। एग्जैक्टली। जो टी टोटलर हैं उनको कैसे है? उनको क्यों यूरिक एसिड हाई है? या यूरिक एसिड हाई होगा जब बहुत सारी सब्जियां खा रहे हो। मानो मतलब ह्यूमंगस, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल लेवल बॉडी बिल्डर ईटिंग 4000 कैलोरीज आउट ऑफ प्लांट्स। उस लेवल पे जाके नहीं, उससे नीचे हमारे लेवल पे यूरिक एसिड हाई सब्जी या दालों से नहीं हो सकता। फिर क्यों होता है? तो ये एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रिक जॉनसन, उनके बहुत फैंटास्टिक काम है ये। मैं उनका बहुत मतलब ये सबसे बड़े मेरे लिए एक वो थी, लर्निंग थी। क्या होता है कि आवर बॉडी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। ओके। फ्रुक्टोज का जो आउटकम है वो यूरिक एसिड है। तो आप मीठा भी नहीं खा रहे हो, आप टी टोटलर हो या ज़्यादा नहीं खाते हो, चाय में ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, उससे तो यूरिक एसिड हाई नहीं हो रहा। लेकिन ग्लूकोज तो आप 1000-2000 कैलोरी खा रहे हो। अब अगर उसने गड़बड़ कर दिया, इफ योर ग्लूकोज स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिक जो आउटपुट है वो एक यूरिक एसिड है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, मैं प्रूव नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव अ लैब। आई वुड लव टू प्रूव दिस वर्क बिकॉज ही हैज आल्सो डन इट इन माइस एंड रोडेंट्स मेनली। पता नहीं उनकी ह्यूमन बींग्स में स्टडी है या नहीं है, बट मैं इससे 100% कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि और कोई कारण ही नहीं है किसी वेजिटेरियन का, किसी टी टोटलर को, खास तौर पे हाँ, वेजिटेरियन आदमी को यूरिक एसिड हाई होने का। इम्पॉसिबल। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कार्ब्स आप जो खा रहे हो उसमें आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो, हाँ। तो आप रोटी सब्जी का कॉम्बिनेशन बंद करो। सब्जी थोड़े दिन बॉइल्ड खाओ, थोड़ा न्यूट्रिशियस ऐड करो। दूध नहीं पी सकते, दही लो। तो कॉम्बिनेशंस में सैलेड लो, थोड़ा लीफी ग्रीन्स लो। माने उसको अनकॉम्प्लेक्स कर दो खाने को। अच्छा। वो हमारा जो शरीर है उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान है, कार्ब्स से इतना नहीं है। कार्ब्स खाने वाले तो हम हैं ही, जीन्स में ही है हमारे, और क्या खाएंगे? ऐसी कोई फूड ही नहीं है जिसमें कार्ब्स नहीं है। एवोकाडो पे भी आता हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कि क्यों इतना पॉपुलर हुआ। तो हमारे पास कोई फूड नहीं है। अब एवोकाडो क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज इट इज ओनली फ्रूट विच हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज इन इट। तो जिसको ये पता लग गया या जिसने आधी बात सुनी कि मीठा जहर है, और लोगों को शायद नहीं मालूम कि जो आप चीनी खाते हो वो भी वही फ्रुक्टोज है जो आपके फ्रूट में होती है। अच्छा। तो कोई फर्क नहीं है मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए। मेरे लीवर में जहाँ प्रोसेस होती है फ्रुक्टोज, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। उसको सोर्स का पता ही नहीं है, या व्हाइट शुगर की जाए, उसे पता ही नहीं है क्या आया उसके पास। तो एक बार पहले एवोकाडो कंप्लीट करते हैं, शुगर पे आते हैं। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर फ्रुक्टोज कम है, ओके, और कार्ब्स कम है।
ओके। तो फैट ज़्यादा है और फाइबर है। तो ये इसको प्रोपोगेट करने वाले हैं कीटो कम्युनिटी, हाई फैट डाइट वाले लोग। हाई फैट और अब हाई फैट जब डाइट आई और जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने उसके बारे में बोलना शुरू किया, रिसर्चेस की, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लगा कि तुम्हारी डाइट में तो फ्रूट ही नहीं है, तो ये तो आपका 3/4 ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बिलीव यू, दिस इज बुलशिट। अगर आप फ्रूट को अच्छा नहीं बता रहे हो तो उसको तो आप कोई मानेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने एवोकाडो का आविष्कार किया कि हर एक फ्रूट तो है हमारे पास, तो आप किसी भी कीटो डाइट वाले को बोलेंगे तो एवोकाडो खा ही रहा होगा। हाँ, वो भी खा रहा होगा, वो रिकमेंड भी वही करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है एवोकाडो को लेके, कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर आप सीजनल फ्रूट्स इंडिया में खाते हो, वो लाख गुना अच्छे न्यूट्रिशियस है उससे। वो सिर्फ उनके लिए है जिनको कार्ब बिल्कुल नहीं खाना है। हालांकि फ्रूट के अंदर कार्ब वैसे भी कम होता है और फाइबर के साथ आता है। तो अगर आप कहो कि यार मैं ऑरेंज जूस या बनाना जूस पीऊं या एवोकाडो खाऊं और मुझे पतला होना है, तो आई वुड रिकमेंड एवोकाडो खाओ। बट वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जूस पी क्यों रहे हो? अगर आपको पतला होना है तो आप फ्रूट खाओ। तो ये है उसकी एवोकाडो की स्टोरी, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसको ऐसा न्यूट्रिशियस फूड बना अभी दिया। तो कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे एवोकाडो के 3-4 डिश क्यों ना हो। आई वाज सिटिंग विद समवन, एवोकाडो के पकोड़े देखे उस दिन मैंने कहीं। हाँ, मैं कल किसी के साथ कॉफी पी रहा था तो उन्होंने एवोकाडो शेक मंगाया। अच्छा। आई वाज सुपर शॉक्ड। इट वाज अ कैफे। आई सेड एवोकाडो शेक भी मिलता है यहाँ पे? बोली हाँ। मैं कहा चलिए तो पीजिए आप, हमारी कॉफी ठीक है। बट तो ये एक वही है, ये न्यूज़ बनाने वाली बात है कि किसी ने, सेलिब्रिटी ने बोल दिया, न्यूट्रिशियस या डाइटिशियन ने या किसी ने, और लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जहाँ पे पैदा हुए वहां वो चीज उगती ही नहीं है आपके, और आपको वो सूट कर जाएगी? हाँ, वो आपको सूट कर जाएगी और वो मैजिकली सूट कर जाएगी। सूट तो करना चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हमारे यहाँ फिश नहीं होती, आप फिश खाओगे, हो सकता है आपको फिश अच्छी लगे और आपको न्यूट्रिशियसली बहुत बहुत न्यूट्रिशन होता है, अच्छा काम करे, लेकिन वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट व्हाई वुड यू टेक टू एवोकाडो इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन यू हैव सो मेनी फ्रूट्स एंड व्हेन यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ योर जनरेशन ऑफ ईटिंग फ्रूट्स, सेम फ्रूट्स? तो आप क्यों चेंज करना चाहते हो? इट्स द सेम थिंग एज प्लांट प्रोटीन, एंड विल कम टू दैट, एंड वे प्रोटीन। शुगर का आपका कुछ था? पर इसमें मैं शुगर पे आता हूँ, और एक मेरा सवाल है। आप ये एडवोकेट कर रहे हैं कि हम जिस रीजन में पैदा हुए हैं, जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, हमें ट्रेडिशनली वहीं का खाना खाना चाहिए? Unless you want to try something else, you can. नहीं, But आई एम नॉट टॉकिंग guarantee अबाउट, नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रायल। एक टेस्ट के लिए तो कभी भी आप कुछ खा सकते हो। हेल्थ के लिए बिल्कुल। जैसे आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें एक थाली में मक्की की रोटी, सरसों का साग और वो मक्खन पड़ा हुआ था और शक्कर भी पड़ी हुई थी। आपने उसमें यही बताया कि आप अगर अपने एरिया का खाना खाएंगे तो हेल्थ रिस्क आपके बहुत कम रहेंगे। वो जीन्स देखिए कहाँ मैटर करते हैं। हम क्यों वेजिटेरियन सोसाइटी है? अब जो हमारे फोर फादर्स खाते आए हैं, डेयरी खास तौर पे, डेयरी इज बिन अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमें कभी प्रोटीन की कमी महसूस ही नहीं हुई। और जब प्रोटीन की कमी महसूस नहीं हुई तो हम एनिमल्स की तरफ शिफ्ट ही नहीं हुए। वी वर हैप्पी बीइंग अ वेजिटेरियन। और अगर मेरे में वेजिटेरियन जीन्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेज नहीं खा सकते, मैं खाता हूँ, मुझे सूट करता है। बट इफ आई स्टार्ट ईटिंग लाइक आवर मुस्लिम ब्रदर्स फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मटन खाते हैं, मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकता। आई कांट, आई हैव ट्राइड इट। आई कैन नॉट डाइजेस्ट टू मच ऑफ मीट इन माई डाइट। तो मेरे को जीआई डिस्ट्रेस हो जाता है। एंड दैट इज टू डू विद आवर जीन्स, कि जो आप खाते आए हो, जैसे आपने मशीनरी बनाई है वैसे ही रहती है। और इसीलिए आपको ये आजकल आपको ये इंटॉलरेंस है कुछ, ग्लूटन की है, डेयरी में है, किसी लैक्टोज की है, दूध में है। तो ये अब इंटॉलरेंस आपको कहीं से आ गई, then you shift to whatever you like, and as a change diet also, if you want to, for example, get thinner, and if you can handle any other kind of food, yeah, by all means go and try it. But would you be able to stick to it? I doubt it. तो आप ओपन रहने चाहिए कि यार ये एक ट्रायल है, let me do it, I'll lose weight
एंड देन प्रोबेबली जेनेटिकली मुझे अपने रीजन का खाना ही ज़्यादा सूट करेगा। नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। आपके जो आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं साइंस में, कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं, माने आपके सराउंडिंग क्या हैं, क्या उगता है, वेदर कैसा है, जीन्स कैसे हैं आपके, आप क्या खाते हो, किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, वो सब आपके जेनेटिक्स, ये एपिजेनेटिक्स में आपका आता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं शिफ्ट हो गया कनाडा में, वैंकूवर में, हाँ, तो मेरे को डिफरेंट डाइट सूट करना शुरू कर देगी। आपको करे ना करे, आपके बच्चा अगर वहां पैदा अच्छा, होगा तो उसको करने उसको लग ज़रूर करनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पैदा ही Eventually. उसी एनवायरनमेंट में हुआ। एग्जैक्टली, अगर मैंने 50 साल यहाँ गुजारे हैं तो फिर मोस्ट थोड़ा प्रॉब्ली मेरे हाँ, मुश्किल रहेगा। फिर थोड़ा रहता है। मैं रहा हूँ साउथ इंडिया, बैंगलोर रहा हूँ कुछ टाइम, तो मुझे वहाँ का खाना कभी सूट ही नहीं किया। आई Okay. कुड नॉट ईट देयर टिपिकल फूड, द वे दे ईट, द ऑयल्स दैट दे आपको यूज। मैं फ़नी चीज़ बताता हूँ। मैंने कल लंच में मैं ब्रांड रोटी खाता हूँ, काफ़ी सारे उसमें ज्वार बाजरा वगैरह मिक्स होता है, उसके परांठों के साथ दाल खाई और मैं एकदम अच्छा फील कर रहा था। परसों मैंने मसाला डोसा खाया और मैं रात तक हैवी फील कर रहा था। अब कहने को पराठा और दाल ज़्यादा शुड बी calories है। हैवियर, 3 पराठे और दाल, काली दाल शुड बी हैवियर देन मसाला डोसा। Am I correct? Yes, yes. But masala dosa was giving me so much of heaviness that I didn't feel like eating dinner. Why it ऐसा is क्यों? happening? हाँ, और माइक्रोब जो हम जीआई बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, हैज ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स। अब उस ट्रिलियंस में से हमने कुछ को, एंजाइम्स को और कुछ को तो रखा एक्टिव, कि हम खाना देते रहे, वो एक्टिव रहे। फिर हमने कुछ नया खाना दिया और नए एक्टिव हो गए। कुछ इनएक्टिव रहते हैं। अब जब हम उसको वो खाना देते हैं, जैसे सांबर इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी हेल्दी मील ऑन पेपर, कि अगर सिर्फ सांबर देखोगे तो उसमें इतनी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको इतने न्यूट्रिशियस हैं, वंडरफुल, बट मैं नहीं खा सकता एक से ज़्यादा, एक मील से ज़्यादा। इट इज़ काइंड ऑफ, इट अगेन गिव्स मी जीआई डिस्ट्रेस। वाई तो कारण नहीं है, बट सेम प्रोबेबली इन माई फैमिली समबडी एल्स कैन। तो वो बड़ा, अगेन दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेरी हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, बट जीन्स प्ले अ रोल देयर। आप ये मान सकते हैं कि यार मुझे वो हो सकता है सूट ना करे। जैसे आप अगर घर में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते और सडनली आप कहीं शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पे ज़्यादा ऑयल वाला खाना मिल रहा है, तो आप उसको नहीं पचा पाओगे रिगार्डलेस ऑफ द कैलोरीज। मे बी यू आर मेंटेनिंग द सेम कैलोरीज। अब शुगर पे आते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, जो फ्रूट में शुगर है और जो हम वाइट शुगर खाते हैं वो सेम है। हाँ, तो वो ये एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि आप कहते हो जब आप डायबिटिक होते हो तो आप बोलते हो हाई शुगर। हाँ, वो हाई शुगर मीठा शुगर नहीं है, वो ग्लूकोज को शुगर बोलते हैं। Okay. साइंस में कार्ब्स को शुगर्स बोलते हैं बिकॉज कई तरह की शुगर होती है। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, तो वो माने उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसे ही जो सुक्रोज है, चीनी, लिटरली वाइट वाली जो चीनी खाते हैं उसको सुक्रोज बोलते हैं। तो उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक फ्रुक्टोज का है। तो मीठा कहाँ से आ रहा है? फ्रुक्टोज से आ रहा है। अब जो फ्रुक्टोज है, आपने यहाँ से 3 चम्मच चीनी खाई और आपने उधर से 3 केले खाए सपोजिटली। 1 केला खाया, आई थिंक इतना आ जाएगा, 1.5 केले, 2 केले में इतनी चीनी आ जाएगी। आपने इतना केला खाया, तो चीनी में और उसमें फ़र्क क्या है डाइजेशन में, कि चीनी आपको बहुत जल्दी ग्लूकोज स्पाइक देगी। हाँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी हाई हो गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। और वो लीवर में जाके प्रोसेस होती है मैक्सिमली। तो वो लीवर में उसने हिट किया, तो लीवर में जब उसने हिट किया एज अ फ्रुक्टोज, तो लीवर को नहीं पता ये केले से आई है या चीनी से आई है, उसको बस पता है फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज है, उसका काम है उसको फ्रुक्टोज को प्रोसेस करना। हाँ, सेम एंजाइम अल्कोहल को भी प्रोसेस करता है, बाय द वे। हाँ, विल कम टू दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू गो डाइव डीपर इनटू दिस हाँ। थिंग्स। तो पहली बात तो शुगर, जो जिसको हाई शुगर है, वो चीनी की वजह से नहीं होती है। ये लोगों को वहम हटाना पड़ेगा, और वो फिर बेचारे चाय में भी चीनी छोड़ देते हैं हाँ, विद होप कि मेरी शुगर कम आ कम हो जाएगी। जाएगी। जब तक आपकी जेन्युइनली चीनी कम ज़्यादा नहीं है आपकी मील में, विच मीन्स कि आप कई कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, मीठी पीते हैं, आप डेजर्ट भी लेते हैं, गुड़ ले लो या कुछ भी ले लो,
उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप मीठा खाते हो, आपकी डाइट में है, आपको पसंद है, आप रोज़ खाते हो। अब मैं बोलूँ कि यार ऐसा करो, आपके हाई शुगर है, नॉर्मली आपका ग्लूकोज़, फास्टिंग ग्लूकोज़ हाई है, आप चीनी छोड़ दो, तो आप एकदम पतले हो जाते हो। उसका कारण यही है कि आपकी जो हाई शुगर, जो शुगर स्पाइक होता है, वो आपका कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि शुगर स्पाइक किसी भी फाइबर वाली चीज़ में कम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ आपने डाली, वो आपके सीधी आ गई नल में, और एक चीज़ आपने किसी बहुत सारे सामान के साथ, फाइबर के साथ डाली, वो आराम आराम से आ रही है। मतलब आ दोनों नहीं है। आएंगे तो दोनों ही, वो तो फ्रुक्टोज तो और नहीं, वो बॉडी में कहीं ब्राउन शुगर, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है ये। हाँ। कुछ नहीं होता, उसमें मोलेसिस ऐड हो जाता है, और कोई फर्क नहीं है प्रैक्टिकली। वाइट और ब्राउन में कुछ नहीं कोई है। मेरे और लीवर, वो जो मेरे लीवर के लिए कोई फर्क और नहीं। वो जो शुगर फ्री मैं होता गुड़ है, खाऊं, शुगर फ्री जो होता है वो शुगर फ्री कहीं हद तक थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है आज के दिन, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 2-3 कप चाय पीते हैं और आप उसके अंदर वो छोटी छोटी 2-3 गोलियां यूज़ करते हैं पूरे दिन में, तो उससे कोई डिस्ट्रेस नहीं हो रहा। कोई रिसर्च नहीं कहती है कि दे कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जिन रिसर्चेज में उन्होंने प्रॉब्लम दिखाई है कि एस्पर्टेन से, या और क्या होता है वो, कुछ और होता है, उनसे कुछ इशू हुआ है, वो रिसर्चेज वो हैं जिसमें उसकी बहुत हैवी डोज है। इट इज़ लाइक सेइंग कि एक तो आप चाय में चीनी डाल रहे हो, और एक चाय के साथ आप जलेबी खा रहे हो, और आप ये कहो यार मैं मीठा कम खाता हूँ, तो दिस इज लॉट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज अल्टीमेटली तो हमें ये देखना है कि वो मॉलिक्यूल कितना है। तो हमें तो कंसर्न, अगर चीनी कम करनी है तो हमें फ्रुक्टोज से कंसर्न है, और फ्रुक्टोज एंटी रिएक्शन भी कई बार करता है कि आपको ट्रिगर कर देगा। आपने डाली कुछ और बहुत सारे उसके मैकेनिज्म्स हैं, पाथवेज हैं, वो ट्रिगर कर देगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, येस। बट शुगर इनहेरेंटली इज नॉट बैड, चीनी इनहेरेंटली इज नॉट बैड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मील। तो आप एज लॉन्ग एज यू आर फैक्टरिंग दोज कैलोरीज इन द राइट मैनर, इट विल वर्क। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप खाना खाते हैं, टी टोटलर हैं, आपने रात को खाना खाया, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रात को दूध पीते हैं। अब आपने दूध भी पी रहे हो और उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल रहे हो। अब वहाँ पे चीनी लीथल है, वो इसलिए क्योंकि वो जो खाने के बाद जो दूध पी रहे हो वो एज इट इज़ एक्स्ट्रा है, वैसे ही एक्स्ट्रा है, वो वैसे ही एक्स्ट्रा है, वो आपका सारा फैट में जाएगा, कन्वर्ट होगा। हाँ, उसका प्रोटीन कंपोनेंट निकल के बाकी फैट में चला जाएगा। अब उसके साथ आपने अगर चीनी और डाल दी तो इट्स अ डबल वैमी, आपने दुगना नुकसान कर रहे हो आप उसके अंदर। तो लेकिन अगर आप कह रहे हो यार मैं थोड़ी सी लेता हूँ, तो जो नुकसान दूध कर रहा है उसमें चीनी कुछ ऐड नहीं करेगी, वो दूध कर जाएगा वो नुकसान दूध सारा। जो करना है दूध करेगा। जिसको आप चाय जो ज़्यादा पीता है वो चाय नुकसान कर रही है, चाय का दूध नुकसान कर रहा है, वो थोड़ी सी चीनी नुकसान नहीं कर रही है आपको। फिर भी आप उस पे जा सकते हैं शुगर फ्री पे, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और कहते हैं शुगर फ्री में वो कुछ सैक्रीन होता है, कुछ नहीं होता नहीं, है, वो मैंने वो बताया, हड्डियों को गलाता है, ये होता है। वो रिसर्चेस का मानना है, जो रिसर्चेस होती हैं उसमें एक बहुत बड़ा कैवियाट है। एक क्या? इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आपको मैं वीट का। अगर आपने न्यूज़ बनानी और चैनल चलाना हो आपने, तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि वीट में 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम होते हैं। कम होते ही नहीं है ऑलमोस्ट, हम्म और वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन के लिए कि उसके बिना ना तो प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता, ना हमारा एक एमटोर पाथवे होता है इंपॉर्टेंट, वो एक्टिवेट होता है। अब कोई कहे रिसर्चर कि यार मैंने इनको वीट खिलाया और देखिए वीट खिलाने से इनका मसल मास गिर गया क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 2 प्रोटीन अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड नहीं थे। वो यही कहते हैं वीट के लिए, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये 2 अमीनो एसिड नहीं है तो इसलिए बेकार है। तो अब वो पूरी पिक्चर नहीं देते हैं। हाँ। अब मैं गया वहां पे तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भले आदमी, पहली बात तो कोई रोटी सूखी खाता नहीं, साथ में कुछ खाता ही है। जब आपने रोटी के साथ दाल खाई तो और डेफिशिएंट नहीं हो आप, तो वो वाले 2 अमीनो एसिड आ गए। आ गए जो चाहिए। दूध पिया तो आ गए, दही खाई तो आ गए, सब्जी खाई। छाछ खाए तो आ गए, सब्जी में नहीं आते हैं। हाँ। एंड दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट आई वांट टू रेज टुडे, एंड आई वांट टू टेल दिस टू स्पेशली वुमेन जिनकी एपेटाइट कम है और वो सब्जी रोटी में ज़्यादा खाती हैं, दाल कम खाती हैं फॉर एग्जांपल, और रोटी नॉर्मल रोटी खाती हैं। तो उनके लिए ऐसे में दही बहुत ज़रूरी हो जाती है टू
make up for those Balance. deficient amino acids. Although ये बिना कहे है कि हम लोग सब लोग दही खाते हैं या छाछ पीते हैं तो वो आ जाता है। But नहीं, there is बहुत no- सारे लोग नहीं खाते हाँ, आज की डेट में। उनके लिए प्रॉब्लम है वो, बिकॉज आप ये बताओ कि आर्थराइटिस का जो इशू है, आप गांव में निकल जाओ, छोटे शहरों में निकल जाओ, 70 से ऊपर आपको कितने लोग स्ट्रेट वॉक करते हुए दिखेंगे? मेरे ख्याल में एक भी नहीं होगा, कोई एक एक्सेप्शन दिखता है आपको कि यार वो सीधा वॉक कर रहा है, उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहाँ से आई? वो कहने को तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है इंडिया कि में तो जीन्स में है। इंडिया में तो बहुत लोगों को है आर्थराइटिस। क्यों है? अब आप समझिए, पहले क्यों नहीं था? हम्म पहले हम रोटी खाते थे, रोटी के ऊपर घी लगाते थे हम्म और दूध के साथ खाते थे, हम्म तो आपका पूरा अमीनो एसिड कंपोजिशन कंप्लीट रोटी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। दूध में पूरी कर दी और टोटल प्रोटीन भी पूरा कर दिया जितना चाहिए आपको। इंटरेस्टिंगली हम्म तो आपको 20 ग्राम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको 20 ग्राम मिल गया, उससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है एंड योर मसल स्टे हेल्दी एंड व्हाटएवर। अब आजकल के ज़माने में दूध तो ऑलमोस्ट कट हो गया, हाँ 30-35 के बाद मेरे ख्याल में कोई पीता नहीं है। अब दही आ गई, अब दही भी बहुत लोग नहीं खाते हैं। और छाछ जो पीते हैं, छाछ का आप समझ सकते हो कि कितने अमाउंट में वो बनी होगी। ना कुछ भी नहीं होता, कम होता पानी है, होता कम नहीं, अच्छा है, फर्मेंटेड है, एनीथिंग फर्मेंटेड इज गुड फॉर अवर बॉडी, बट कम है। तो अब मैं ये कहूं कि यार आप दाल नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है या बहुत कम खाते हो, लेकिन आप सब्जी रोटी खाते हो और सब्जियां 8 तरह की खाते हो, चाहे आप सब्जियों को 32 तरह की कर लो, प्रोटीन नहीं आएगा। प्रोटीन नहीं आएगा, वो चीज नहीं आएगी, एलिमेंट विच इज मिसिंग। तो इसीलिए अब किसी चीज रिसर्च को पढ़ने में, या वो दाल से आएगी या वो एग से आएगी, वो हर खाने से आएगी जो आप नॉर्मल खाते हैं। हम आप देखो ना नॉर्मल घरों में क्या खाते हैं, मैं तो सिर्फ स्पेसिफिकली उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एजिंग वुमेन स्पेशली, बिकॉज देयर एपेटाइट इज लो, व्हेन देयर एपेटाइट इज लो एज इट इज देयर प्रोटीन इनटेक इज लो, बिकॉज वो 4 रोटी नहीं खाती हैं, वो 2 रोटी खाएंगी पतली पतली, तो एक तो वैसे ही आधा हो गया एज कंपेयर टू अस फॉर एग्जाम्पल। फिर वो कहते हैं यार मैं दाल नहीं, मैं सब्जी ज्यादा कंफर्टेबल है, ऑफिस में ले जानी, यू नो, तो सब्जी ले ली, थोड़ी सी सब्जी ले ली, सैलेड में कुछ है नहीं प्रोटीन, दही आपने खाई नहीं, तो अब आप डेफिशिएंट हैं। इफ यू डू नॉट मेक अप फॉर दैट इन द इवनिंग, विच इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनकी एपेटाइट ही नहीं है, तो वो सुबह शाम का क्या ड्रामा है, वो तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रोटीन आपका जो इनटेक है वो बेयर मिनिमम आपके खाने से पूरा होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे दही, मैंने जैसे वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज डिफरेंट, विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट घर का भी, अगर मान लो वे पे भी नहीं जाना, आपको घर का खाना है, तो आप दही खाइए, आप उसको जरूर ऐड करिए उसके। सोया, ऑफकोर्स सोया हमारे यहाँ तो नहीं खाते, बहुत कम लोग खाते हैं, और लोग नहीं, आजकल तो काफी लोग खाते हैं। हाँ, देखिए, रोज नहीं खाया जा सकता। एक टेंशन है उसमें, ये है कि हम बोल देते हैं, और ये बहुत लोग जो वे के अगेंस्ट हैं वो बोलते हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं उसमें, कि ये पाउडर है, ये बेकार है। हमें चने से मिलता है प्रोटीन, चने में बहुत अच्छा कंपोजिशन है अमीनो एसिड्स का, दाल में बहुत अच्छा है, पालक में बहुत अच्छा है, मान लिया, पर 1 चम्मच वे में जितना प्रोटीन है, आपको 250-300 ग्राम चने खाने पड़ेंगे उतना वे अच्छा। प्रोटीन लेने के लिए। मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ज्यादा क्वांटम में खाने पड़ेंगे। अब इतने क्वांटम में क्या आप रोज खा सकते हो? द आंसर इज नो। कैन यू इंक्रीज योर एपेटाइट फॉर प्रोटीन? नो, वेरी टफ। है ही नहीं, टफ क्या हो ही नहीं सकता। इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन इट इज टफ। Exactly. इफ यू कैन ईट चिकन एंड फिश तो बात फर्क है। एग्जैक्टली। तो मैं ये सोल्यूशन देता हूं, जिसको वे नहीं लेना, दही इज अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। 2 बार खा लो, 3 बार खा लो दिन में, कोई बात नहीं, दही है ना, अपने घर की जमाई हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो एक सब्स्टिट्यूट और डब्बे की जमाई हुई, हाँ, डब्बे की जमाई, जो भी है सर, दही दही है, दही दूध से ही बन रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद दैट। दही फर्मेंटेड है वैसे भी, तो उसका आपका पूरा अमीनो एसिड का प्रोफाइलिंग पूरा हो जाता है। तो शुगर पे आते हैं वापस। तो शुगर का मेन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कैसे होती है, डायबिटिक कैसे बनते हो आप? ये पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का माने है कि आपको कोई ना कोई मार्कर्स गड़बड़ हो गया, और सीधे शब्दों में मायना क्या है कि आपने जब भी कोई मील खाई,
तो उस मील को जब आपके स्टमक ने और सारे सिस्टम ने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो अब वो ग्लूकोज जब मसल में जाएगा या किसी भी ऑर्गन में जाएगा तो उसको की चाहिए, डायरेक्ट नहीं जा सकता. सो अब ग्लूकोज कैन नॉट एंटर माई मसल्स डायरेक्टली अनलेस आई एम वेल ट्रेन्ड, सुपरबली ट्रेन्ड. तो अब मुझे क्या चाहिए उसके लिए? मुझे इंसुलिन चाहिए. अब इंसुलिन का काम क्या है कि जैसे ही मेरे पैनक्रियाज ने ग्लूकोज को सेंस किया वैसे ही उसने इंसुलिन रिलीज कर दिया. अब इंसुलिन समझिए कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं. उसने मसल की चाबी खोली, ग्लूकोज घुस गया, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, तो पूरी बॉडी में ऐसे घूमते हैं. इंसुलिन के दो काम और हैं जो वो नहीं कर पाता, इसकी वजह से आपकी शुगर हाई होती है. वो है कि एक तो जब इंसुलिन रिलीज हो गया तो उसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज है सिस्टम में. तो वो लीवर से जो ग्लूकोज हम बनाते हैं, नहीं तो हम चलते कैसे हैं? आपने खाना खाया, अब आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो आपके ब्रेन को ग्लूकोज कैसे मिल रहा है? लीवर कीप्स प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड कीप फीडिंग द बॉडी ऑल डे लॉन्ग, फॉर डेज, फॉर इवन मंथ्स. तो वो करते रहते हैं. वो फैट को भी कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज में लीवर, प्रोटीन को भी लीवर में वो कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज की हमारी प्रोडक्शन लीवर करता है. तो इंसुलिन जब आता है तो इंसुलिन दो सिग्नल भेजता है. एक तो लीवर को भेजता है, स्टॉप द प्रोडक्शन, आई हैव इनफ, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट देयर. एंड इट सेंड्स अ सिग्नल टू द फैट सेल्स. फैट सेल्स माने जैसे आपके घर में अलमारी है, तो किसी के घर में 4 अलमारी हैं, किसी के में 12 हैं. तो जो 12 हैं वो मोटा लगा लो आदमी, जिसके में 4 हैं वो पतला लगा लो. तो अलमारी का मतलब है कि आपके फैट स्टोर्स हैं, वो आपका फैट वहां जाके स्टोर हो रहा है. अब वो फैट स्टोर को हिंट करता है इंसुलिन, वहां पे मैसेज देता है कि स्टॉप रिलीजिंग फैट, आई डोंट नीड फैट, आई हैव ग्लूकोज, रेस्ट, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू. तो जब तक आप खाना खा रहे हैं उसके कुछ टाइम तक, जब तक वो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है, तो कायदे से मेरे जैसे शरीर में फैट ब्रेकअप नहीं हो रहा है, मेरे लीवर से ग्लूकोज नहीं आ रहा है. तो मेरा जो ग्लूकोज है इट इज़ वेल मेंटेन्ड बाय माय इंसुलिन. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो. उसका मतलब क्या है कि इंसुलिन मसल पे गई, उसने खोला और वो आधा सा खुला और वो तो अंदर नहीं जा पाई ग्लूकोज, वो ग्लूकोज कम गया. अब जब ग्लूकोज कम गया तो एक तो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज बढ़ गया, तो इसलिए फास्टिंग ग्लूकोज हाई आएगा आपका. दूसरा क्या हुआ कि इंसुलिन बढ़ गई, क्योंकि इंसुलिन का काम नहीं चल रहा, क्योंकि ग्लूकोज, जब तक ग्लूकोज है इंसुलिन आता रहेगा. इंसुलिन इज जस्ट लाइक अ, व्हाट यू से, इट्स अ ट्रिगर कि आपने ग्लूकोज देखा, इंसुलिन रिलीज. तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ हुई क्या कि मसल के अंदर नहीं जा रहा है. तो इसलिए डायबिटिक लोगों को आप किसी को भी देख लेना, उनका मसल मास नहीं होता है. वो गिरे हुए, उसको बड़ा लीन सा मिलेगा, स्किन मिलेगी, स्किन मिलेगी, जिसे लटकी हुई स्किन कहते हैं. हाँ, मास, वो मसल नहीं होगा. तो वो क्यों नहीं होता, वो उस पर मैं आता हूँ. तो पहला प्रॉब्लम कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो द मसल स्टार्ट चूइंग इटसेल्फ, क्योंकि उसे तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरी मसल चल रही हैं, तो इसे तो एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इट स्टार्ट्स बाइटिंग इनटू प्रोटीन, मसल खा जाता है, मसल खाना लग जाता है वो. तो इट स्टार्ट्स चूइंग बाय इटसेल्फ, तो आपका मसल मास गिरता रहता है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, कम टू द लीवर नाउ. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस देयर. लीवर ने रेजिस्टेंट हो गया, लीवर इंसुलिन का, लीवर रुक ही नहीं रहा. सो लीवर इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज. इट्स नॉट सेंसिंग कि भाई ग्लूकोज ऑलरेडी है सिस्टम में. वो जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ है कि नहीं मैं तो देता रहूंगा. एज अ रिजल्ट, जब आपने रात को 8 बजे मील खाई तो सुबह जब फास्टिंग ग्लूकोज चेक किया तो वो हाई कैसे हो सकता है? पूरी रात आपने सांस लिया है, पूरी रात आपने बॉडी में एनर्जी बर्न की है, तो वो हाई कैसे रह गया? दैट्स अ लीवर प्रोडक्शन, हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं उसे. सो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अब ग्लूकोज बना रहा है, वहां पे लीवर में बन रहा है. तो दैट इज वन पार्ट. फैट पे आते हैं. फैट ने ब्रेक डाउन बंद नहीं किया, सो फैट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग. उसको लाइपो टॉक्सिसिटी पैदा करते जा रहा हो. हाँ, वो तो उसका वो सेंस ही नहीं कर रहा, उसको मैसेज ही नहीं मिला कि इंसुलिन आ गया यार, तो रुक जा, बंद कर. वो कंटिन्यूअसली बना रहा है. तो जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो वो पहले लीवर में भेजता है. लीवर उसको
पैकेज करता है VLDL में और ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। तो जब लीवर में इतना फैट आएगा तो लीवर क्या होगा? फैटी लीवर। सो दैट्स अ कॉमन साइन अमंग डायबिटिक और प्री डायबिटिक पीपल दैट यू हैव फैटी लीवर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। आप अल्कोहल भी नहीं पीते हैं, उसके तब बाद भी भी आपका आपका लीवर fatty liver फैटी है। सो दैट्स बिकॉज यू आर एक्चुअली डिपॉजिटिंग फैट इन योर लीवर नाउ। और कहीं सब जगह भर गया है, अब वहाँ हो रहा है। वो आएगा ही आएगा, वो प्रोसेस है। तो आप जब फैट सेल्स से आप फैट रिलीज करते हैं तो आप फ्री फैटी एसिड्स एक होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल से लीवर ग्लूकोज बना देता है और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनको वो फिर कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड्स बना देता है। इसीलिए आपके ट्राइग्लिसराइड हाई होते हैं अगर आप डायबिटिक हो। डायबिटिक क्या, आप इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आप हो जाओगे डायबिटिक। हाँ, तो आप डायबिटीज से मत डरो, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से डरो। डायबिटीज तो अल्टीमेट है, वहां तक उसको पहुंचने मत दो। सो दैट इज द होल सिस्टम। अब डॉक्टर्स जब दवाई देते हैं तो कहाँ की दवाई देते हैं? इट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मसल का वो कुछ नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। मसल की दवाई नहीं है उनके पास। मसल की दवाई है लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट नोन और व्हाटएवर, पर वो नहीं है उनके पास। अब वो दवाई देते हैं जो लीवर में जाती है और लीवर को बोलती है स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो आपका ग्लूकोज ठीक हो जाता है दवाई लेने के बाद। फिर एक और दवाई है जो फैट सेल्स में जाती है और बोलती है स्टॉप ब्रेकिंग फैट, तो आपके टीजीज कम आने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ मेडिसिन वर्क। इट्स वेरी लॉजिकल कि अगर आपको फाउंडेशनल प्रॉब्लम पता है कि क्यों आ रही है तो आपको ये पता है कि वो दवाई कहाँ काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। पर ये तो इससे डैमेज भी तो होता होगा, इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे। नहीं, साइड इफेक्ट एक ही है कि आपने अगर रूट कॉज को अटेंड नहीं किया तो सारी जिंदगी खानी पड़ती है। हाँ, लाइक डायबिटिक जो हैं लोग, नहीं मगर वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज ओवर द ईयर वर्स ही होती है। हाँ, ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं होती कभी, बिकॉज बॉडी गेट्स अडॉप्टेड टू इट। हाँ, तो ये बताओ इसको बचाया कैसे जा सकता है? इसका रूट कॉज क्या है जिससे बचाया जा सकता है? इसका रूट कॉज है, सिंपल स्टेप्स क्या हैं? 3 चीजें अगर फॉलो कर लें तो भाई डायबिटीज की तरफ आप नहीं जाओगे। हाँ, एक तो